गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के लगभग 5000 छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मोदी की इसी क्लास में। और 120 करोड़ का देश, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था। CWG क्या कर दिया हमने, दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया हमने, नीलाम कर दिया। खेलकूद की दो घटनाएं, एक घटना साउथ कोरिया को विश्व के मानचित्र पर शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभार करके रख देती है, और दूसरे एक छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, तब सवाल उठते हैं, चिंता तब होती है, क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों, सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्र, बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। और इसलिए मित्रों, हमारी प्रायोरिटीज हमने तय करनी होगी। ऐसा नहीं है मित्रों कि समस्याओं के समाधान नहीं है, समस्याओं के समाधान है, करने का इरादा चाहिए। मित्रों, आप चाइना की तरफ देखिए, ये बात सही है कि पिछले 30-40 साल से एक बात की लगातार चर्चा चल रही है कि 21वीं सदी किसकी, तो लोग कहते हैं एशिया की, फिर कहते हैं 21वीं सदी किसकी, तो कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है हिंदुस्तान की, और इसमें ज्यादा मतभेद नहीं है। अब पश्चिम के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। पूरब की तरफ झोंक है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। बात अटकी हुई है चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। मित्रों, 21वीं सदी में सर्वोपरिता के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए दो देश, एक का रोड मैप देखिए और दूसरे का रोड मैप देखिए, हमें पता चलेगा। मित्रों, 1978 चाइना ने तय किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना है। तो चाइना ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया और उस देश की प्रायोरिटी तय की। कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिस पर हमने बल देना है? एग्रीकल्चर को छांटा, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को छांटा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को छांटा। 4-5 मुख्य बिंदुओं को उन्होंने छांटा। और फिर इसको पार करने के लिए पहली क्या जरूरत है?
तो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए ढालना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। सारी एजुकेशन सिस्टम को उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्ट किया, चैनलाइज किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, 2000 में, मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं मित्रों, जनसंख्या में हिंदुस्तान और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों। स्वभाव से भी एशियन कंट्रीज के नेचर काफी मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद भी 2000 में विश्व की जो 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, उसमें हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम था और चाइना की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या हुआ, हम 2 में से 1 हो गए। तुम्हाला हिंदी चालेल ना, तो मराठी करें। मित्रों, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान 2000 में विश्व की 500 यूनिवर्सिटी में हम 2 थे, 1 हो गए। चाइना 0 था, 32 हो गया। क्यों? और उनको लैंग्वेज की समस्या है मित्रों। हम लोगों को लिए अंग्रेजी मुश्किल काम नहीं है। सहज रूप से हमारे यहां काम करने वाला भी हेलो बोलता है। हमारे लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों बनी? चाइना ने मित्रों अपने एजुकेशन के लिए जो रोड मैप बनाया है, मैं तो चाहूंगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उसको अध्ययन करके नौजवानों के सामने रखे। कैसे किया है उन्होंने? मित्रों, उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अब बताइए मुझे, अगर हमें नेशन बिल्डिंग करना है तो ह्यूमन बिल्डिंग की जरूरत है। अगर हमारी मानव संसाधनों का विकास करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, व्यवस्थाओं की जरूरत है। विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी में नाम कमाते हैं मित्रों, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी सोचता नहीं है कि हम उनको कभी वापस लाएं। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, पीएचडी हमारे यहां पहले कोई 50-55 हजार डॉक्टरेट्स थे। उस समय चाइना के पास शायद 6000 थे। आज मित्रों चाइना 70-80 हजार को क्रॉस कर गया है और हम जहां थे वहां से पीछे हट गए। इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका में देखिए व्यवस्था है, अमेरिका में ये व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी लिखने के लिए या डॉक्टर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च किए हुए हर कागज का राष्ट्र निर्माण के अंदर एक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में उपयोग होता है। अगर अमेरिका को मान लीजिए तिबेट की फॉरेन पॉलिसी बनानी है या तिबेट से ट्रेड रिलेशन करना है, तो पहले क्या करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी 10-12 यूनिवर्सिटीज अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के वहां के स्टूडेंट्स को तिबेट में रिसर्च करने के लिए भेजती है। वो तिबेट का पूरा रिसर्च कर करके ले आते हैं। वो रिसर्च के आधार पर उस पेपर्स जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उनको दिया जाता है। उसके आधार पर अमेरिका तिब्बत के साथ अपने रिलेशन की पॉलिसी फ्रेम करता है और ज्यादातर उनको नुकसान कम होता है, सर्वाधिक अपने फायदे के क्षेत्र में। क्यों? तो रिसर्च की हुई चीजों को पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा जाता है। मित्रों, मैं दुख से साथ कहता हूं, देश आजाद होने के बाद जितने लोगों ने रिसर्च किया है, इसका कोई यूनिफाइड डाटा इस देश के पास नहीं है। कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किस विषय पे गोल्ड मेडल लिया है, देश के पास जानकारी नहीं है। कितने लोगों ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च का क्या उपयोग हो सकता है, उसने रिसर्च किया वो डॉक्यूमेंट कहां पड़ा है,
क्या मित्रों आज की टेक्निकल युग में और कंप्यूटर साइंस के उपयोग में, ऑनलाइन की चीज में हम इसको कम से कम कंपाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको कंपाइल करके उसमें उनके ग्रुपिंग करके उनको कभी बुला करके बताइए भाई इतना रिसर्च किया था, आपको क्या लगता है देश के लिए कैसे काम आ सकता है? मित्रों, नया जब करने की ताकत आए तब आए, कम से कम माइनिंग वर्क तो कर सकते हैं और ये टैलेंट को खोज करके निकाल तो सकते हैं। नेशन बिल्डिंग करना है तो ये ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो टैलेंट पूल है, हमारे टैलेंट को टैलेंट पूल से जोड़ना, हमारे टैलेंट पूल को नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ना और उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। मित्रों, मैं गुजरात का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे यहां हमने एक स्टडी किया कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आजादी के बाद इतने रुपये खर्च किए गए हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आता है? स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आता है? रुपये तो जा रहे हैं। उन सारी चीजों को स्टडी किया। उसके बाद हमने हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज ने ट्राइबल के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की रिसर्च किए थे। ट्राइबल एजुकेशन के संबंध में, ट्राइबल कस्टम के संबंध में, ट्राइबल की फूड हैबिट्स के संबंध में, कई प्रकार के रिसर्च। हमने उन सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया, हमारी एक छोटी टोली को बैठाया, समझने की कोशिश की कि रिसर्च किया है उसमें क्या चीजें पड़ी है। सरकारी अफसर फाइल के बाहर क्या बेचारा देख पाएगा? और फाइल में क्या होता है आपको मालूम है? आरटीआई करके देख लीजिए फाइल में क्या होता है, पता चल जाएगा। मित्रों, बाहर टैलेंट है, हमने उसको खोजा, ढूंढा, हमारे ध्यान में बहुत सी बातें आई और उसमें से हमारे यहां एक वन बंधु कल्याण योजना का एक पूरा पैकेज तैयार हुआ। पहला पैकेज हमने बनाया था 15,000 करोड़ का। इस बार हमने पैकेज बनाया 40,000 करोड़ का। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इस प्रकार के विजन के साथ बजट को जोड़ करके काम में लगाया है। मैं देख रहा हूं मित्रों, जो परिवर्तन हम 50 साल में नहीं ला पाए थे, वो परिवर्तन हम इस 10 साल में हमारे आदिवासियों के जीवन में लाने में सक्षम हुए। क्यों? हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे रिसर्चर्स, उनके जो टैलेंट थी उस टैलेंट को जोड़ा, उस टैलेंट को जोड़ा तो हमें परिणाम मिला। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि भारत के अंदर टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका महात्म्य ही नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं अगर एजुकेशन और नेशन बिल्डिंग की हम चर्चा करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमें रिसर्च पर बल देना पड़ेगा। और जो रिसर्च हो रही है वो सिर्फ किसी के घर के अंदर अपने दीवान खंड में एक सर्टिफिकेट टिंगाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। और जब ये जिम्मेवारी के साथ रिसर्च जुड़ेगी ना, तो रिसर्च की क्वालिटी में भी परिवर्तन आएगा। रिसर्च के जो गाइड हैं वो भी कहेंगे नहीं भाई तुम जरा दुनिया के रेफरेंस ले आओ, देखिए दुनिया में क्या हुआ है, जरा लाओ, खोज करके लाओ, देखो हमारे देश के अनुकूल क्या हो सकता है, देखो वेद और उपनिषद के काल में क्या हो रहा था, देखो जरा, आप देखिए परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाए। मित्रों, कोई देश अगर रिसर्च को प्राथमिकता नहीं देता है तो ठहराव आ जाता है। समयानुकूल परिवर्तन के लिए निरंतर खोज, निरंतर नए आविष्कार वो एक सजीव जीवन और विकासशील जीवन की निशानी होती है मित्रों। और इसके लिए हमने एक माहौल बनाना पड़ेगा। हमने पुरानी चीजों को ऊपर नीचे कर करके बहुत बढ़िया बाइंडिंग करके दे करके डिग्री तो ले सकते हैं मित्रों, समाज जीवन में बदलाव नहीं ला सकते हैं। और इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च ये समय की मांग है। मित्रों, शिक्षा कैसे जीवन बदलती है और कैसे परिवर्तन लाती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे पूर्वज कैसे काम करते थे, देखिए भैया, इनको तरफ ध्यान देने जैसा है। आज आप जानते होंगे हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, हिंदुस्तान में सर्वाधिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां गुजरात में है। शायद हिंदुस्तान का 45% दवाइयां उपलब्ध कराने का काम ये हमारे यहां दवाई की कंपनियां कर रही हैं। और जो गुजरात के बाहर है उसमें भी ज्यादा गुजराती है जो दवाइयां बनाते हैं। बोले कंपनी उसकी कहीं पर भी होगी,
लेकिन है गुजराती, ज्यादातर गुजराती। क्यों? मैं यहां गुजराती की बात करने नहीं आया। मैं उस बात पे ध्यान देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहली फार्मेसी कॉलेज का जन्म उस समय के जो दीर्घदृष्टा लोग थे, ऐसे लोगों ने, सरकार ने नहीं, माफ करना मुझे, सरकार ने नहीं, उन नागरिकों ने एक फार्मेसी कॉलेज को शुरू किया 50-60 साल पहले। उस फार्मेसी कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे और उसमें से मित्रों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बल मिला और उस एक कॉलेज को जन्म दिया था। आज वो पूरे हिंदुस्तान की बीमारी को दूर करने का काम करने वाला एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। मित्रों, मिशन 2014 के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में मौजूद हैं, जहां वो फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कॉलेज के छात्रों से क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। ये नो एंट्री किस काम की है? मतलब हमने इसको खोला इतना ही नहीं, टिकट रखी, भाई जो भी आएगा ताकि रहे। मित्रों, मैं हैरान था, पहले 2 साल के भीतर 5 लाख विजिटर्स आए। फिर हमारे ध्यान में आया कि हमें यहां गाइड की जरूरत है, तो हमने वहां के ट्राइबल बच्चों को बुलाया, 10वीं कक्षा के पढ़े लिखे थे, उनको सारा ट्रेनिंग किया। और मित्रों, वो धीरे धीरे करके 2-3 लैंग्वेजेज में विथ फैक्ट्स एंड फिगर, कोई भी आता था उनको पूरा अपना छोटी सी लकड़ी हाथ में रख करके बड़े ढंग से यूनिफॉर्म पहन करके उनको दिखाते हैं कि इतनी सीमेंट लगा है, इतना लोहा लगा है, इस तारीख को शिलान्यास हुआ था, ऐसा हुआ। मित्रों, वो उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मित्रों, चीज छोटी है, सवाल है कि क्या हम इस देश में इन चीजों को बदलाव ला सकते हैं, नहीं ला सकते? मित्रों, लाया जा सकता है। अगर हम इन चीजों पे कोशिश करें तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन मित्रों, देश का दुर्भाग्य है कि हम मानव संसाधन पर हम बल नहीं दे रहे। आज हमारे देश का कृषि विकास दर 2%, 3% के बीच रहता है। हम बचपन से पढ़ते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना? जागते रहो, ठीक है ना? लेकिन टीवी पर देखते हैं तो क्या लगता है? भारत साबु प्रधान देश है। हम साबु का ही उत्पादन कर रहे हैं, इस क्वालिटी का सोप, इस क्वालिटी का सोप, यही मित्रों, मैं हैरान। मित्रों, क्यों ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर एग्री टेक्नोलॉजी को लेकर के हम हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को क्यों तैयार न करें? हमने हमारे किसानों को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है। उसके पिताजी ने उसको जो आदतें छोड़ी थी, बेचारा आज देश की आजादी के 60 साल के बाद भी उसी परंपराओं से जी रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान में 30 करोड़ की जनता का पेट भरने के लिए जितना अन्न लगता था, किसानों की संख्या कम हो रही है, जमीन की जगह कम हो रही है और 120 करोड़ का पेट भरने की नौबत आई है, तब जाकर के हमने आधुनिक एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है। मित्रों, अगर हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो कौन रोकता है आपको कि उसके अनुसार एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करो ताकि उस प्रकार का मैन पावर हमें उपलब्ध हो। मित्रों, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको एक मेडिकल कॉलेज करनी है तो दिल्ली जाकर के जब तक 2 साल तक अपने रगड़े को नाक नहीं रगड़ोगे, आपको मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती है। एक तरफ डॉक्टरों की जरूरत है, स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना है, मां बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने वाले को जीवन में सेवा और पैसा दोनों की संभावना है, लेकिन हम डॉक्टर बनाने को तैयार नहीं है। और इसलिए कोई रशिया जाना रहा है पढ़ने के लिए, कोई चाइना जा रहा है। मित्रों, आज हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे चाइना या रशिया में मेडिकल कॉलेज के लिए गए न हो। वो अरबों खरबों डॉलर हमारी हिंदुस्तान की करेंसी जा रही है, लेकिन हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हिंदुस्तान के हर गांव को डॉक्टर मिले, इस प्रकार का मास स्केल पर डॉक्टरों के एजुकेशन के लिए क्यों न आगे बढ़े। मित्रों, राष्ट्र को कहां ले जाना है, एक समस्याओं का समाधान कैसे करना है और दूसरा नई ऊंचाइयों को कैसे पार करना है, उसके विजन के साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अगर हम बल देते हैं तो बाकी संसाधन खड़े करने की ताकत उस व्यक्ति में होती है। आप मुझे बताइए बात, यहां कोई भी व्यक्ति होगा, मैं सवाल पूछता हूं,
आप मुझे बताइए, आपके मन में ही सवाल का जवाब ढूंढिए। आपको कोई पूछे कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है, आप मन में जवाब सोचिए। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, आप सबके मन में एक ही विचार आया होगा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा। ठीक है? मैं सही कह रहा हूं? जरा कहिए तो मैं सही कह रहा हूं? हर माँ बाप, उसमें माँ को सविशेष, बाप को तो 50 चीजें और संभालने में बिजी हो गया है। हर माँ बाप के मन में एक सपना था, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मित्रों, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अच्छे टीचर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम आईएएम खड़ी करते हैं, सीईओ तैयार करते हैं, दुनिया में जाकर के हमारे सीईओ कंपनियां चलाते हैं, लेकिन हम हमारी नई पीढ़ी तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षक हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मित्रों, हिंदुस्तान समृद्ध था, उसका कारण था उसके पास उत्तम शिक्षकों की गुरु परंपरा थी, जिससे हमने उसको नष्ट कर दिया। हम तबाही की गर्त में डूबते चले गए मित्रों। और इसलिए किसी ने, मित्रों, आप आज दुनिया में जाने का फैशन है, विदेश में जाना है। उसमें भी हम तय कर सकते हैं कहां जाना। आज पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की जरूरत है, मिलियंस ऑफ मिलियन नर्सेस की जरूरत है। दुनिया को मैथ साइंस के टीचर नहीं मिल रहे हैं। क्या हम टीचर एक्सपोर्ट करने का सपना नहीं देख सकते हैं? जिस देश में 65% यंग पॉपुलेशन हो, 35 से नीचे हो, पूरे विश्व में मित्रों हम टीचर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? और मित्रों, एक व्यापारी विदेश जाता है, एक प्रोफेशनल विदेश जाता है, तो डॉलर पाउंड तो कमा लेता है, लेकिन अगर एक टीचर विदेश जाता है तो उस देश की पूरी पीढ़ी को कब्जा कर लेता है। अगर आपका ग्लोबल विजन हो, मित्रों, हर विश्व के कोने में हिंदुस्तान का शिक्षक क्यों न हो, और हमारा शिक्षक जाएगा तो सिर्फ मैथ्स और साइंस लेकर नहीं जाएगा, वो